देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक टर्म होता है फिजिक्स में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये एक टर्म फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऑब्जर्वर जो है उसका एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट और उसके साथ साथ टाइम, ये चार चीजों को जब एक साथ हम लोग लिखते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर कहां पर है, तो कहां पर है इसको तो हम उसके कोऑर्डिनेट से बता देंगे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, और टाइम भी साथ में लिख देंगे, तो वो बन जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है बेटा वो दो तरीके का होता है। सबसे पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फर्स्ट वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी ऐसा फ्रेम जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में अनएक्सेलरेटेड, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज अनएक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज व्हाट? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अनएक्सेलरेटेड का मतलब हुआ जिसका एक्सेलरेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना हो, जीरो के बराबर। तो अगर बेटा एक्सेलरेशन किसी भी सिस्टम का जीरो है, जैसे कि इस समय आप लोग जिस क्लास में बैठे हैं वो क्लास अर्थ के रिस्पेक्ट पर रुकी हुई है, अर्थ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये रुकी हुई क्लास है, यानी कि इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो एक्सेलरेशन अभी फिलहाल है वो कितना है, जीरो। तो हम लोग अभी किस फ्रेम में हैं? वी आर इन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड हो, यानी कि उसका अपना कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। वो एग्जांपल होता है, जैसे लिफ्ट का एग्जांपल ले लिया जाए, या झूले वाला एग्जांपल मैंने दिया होगा कि एक बड़ा सा झूला जो होता है वर्टिकल सर्कल वाला, उसमें जो हम लोग फील करते हैं ड्यू टू स्यूडो फोर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जेक्ट, आप यहीं से कोई ऑब्जेक्ट आपने फेंका, प्रोजेक्टाइल आपने पढ़ा, ठीक, मोशन आपने लीनियर मोशन में पढ़ा, आपने सब इक्वेशंस पढ़ी, वो सब किस फ्रेम में हम लोग पढ़ रहे थे? इनर्शियल। तो हम लोग जो बेसिक स्टडी करते हैं क्लास 9, 10, 11, 12, ये सब इसी इनर्शियल फ्रेम में करते हैं। क्लियर? नॉन इनर्शियल का मतलब हो गया कोई भी ऐसा एक्सेलरेटेड फ्रेम जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन में है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी लिफ्ट की बात करें, हर नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक ऐसा फोर्स क्रिएट हो जाएगा जिसका कारण हमको नहीं पता है, बस फोर्स है ये हमको पता है, और उस फोर्स का नाम होता है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर लिफ्ट के अंदर कोई पर्सन है और वो लिफ्ट मान लीजिए नीचे की तरफ किसी एक्सेलरेशन ए नॉट से जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, तो लिफ्ट के अंदर जो पर्सन होगा, सबसे पहले तो उस पर्सन पर जो जो फोर्सेस हैं उसके बारे में बताइए। इस पर्सन का बोलो अपना वेट होगा डाउनवर्ड, बोलो भाई। इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन कौन देगा? नॉर्मल रिएक्शन कौन देता है भाई? बोलो भाई। इसका वेट हो गया, नॉर्मल रिएक्शन किसने दिया होगा? लिफ्ट के फ्लोर ने, लिफ्ट के सरफेस ने, ठीक। अब एक नया फोर्स यहां पर और आएगा, दैट इज स्यूडो फोर्स, जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है तो इस पर्सन पर फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो मास तो पर्सन का होगा लेकिन एक्सेलरेशन किसका होगा? लिफ्ट वाला। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? ma0। क्लियर है? तो इसी तरीके से अगर कोई कार आगे चलती है तो कार के अंदर जितने लोग बैठे हैं उन पे फोर्स किधर लगता है? पीछे की तरफ। भाई कार को जब एक्सेलरेट करते हैं तो आपने पीछे की तरफ एक फोर्स फील किया होगा सबने। कार जब भी बहुत हाईली एक्सेलरेट अगर कर दिया जाए मान लो, या बाइक पे भी जब आप होते हो और आप उसको बहुत तेजी से एक्सेलरेशन बढ़ा दो, तो जो पीछे बैठा होगा उसको एक पीछे की तरफ का फोर्स फील होगा, क्योंकि अगर वो फ्रेम आगे की तरफ, आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड, तो स्यूडो किधर लगेगा? पीछे की तरफ। तो जनरली ये किसी क्लोज्ड फ्रेम में ज्यादा फील होता है। जैसे कार में जब कार आगे की तरफ बढ़ेगी तो जितने लोग कार के अंदर बैठे होंगे सब पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। सिमिलरली अगर इसी लिफ्ट को हम लोग
मान लो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कराने की बजाय ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराएं इस डायरेक्शन में, तो अब इसके अंदर जो भी पर्सन होगा इसके ऊपर बताओ कौन कौन से फोर्सेस होंगे। अब पहला तो इसका अपना वेट हो गया mg, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, ये हमेशा होगा। ठीक, अब क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो स्यूडो किधर लगेगा, नीचे, एंड दैट विल बी ma। क्लियर। तो अगर मैं यहां पर वेट मेजरमेंट की बात करूं, देखो वेट का मतलब समझते हो, कोई भी जो वेइंग मशीन होती है जो आपका वेट मेजर करती है, तो वो एक्चुअलिटी में हमारा मास या mg नहीं मेजर करती है, वो हमेशा n मेजर करती है। भाई आप तो उसके ऊपर खड़े हो गए तो आपने एक्शन कर दिया, वो एक्शन क्या है, वेट। हमारा जो वेट उसके ऊपर लग रहा है वो क्या है, एक्शन है। अब वो हमें क्या देगा, रिएक्शन। तो वो उसी रिएक्शन को मेजर करता है कि ये पर्सन जो मेरे ऊपर खड़ा हुआ है वेइंग मशीन के ऊपर, तो वो वेइंग मशीन कितना रिएक्शन उसको दे रही है, उसी को वो मेजर कर लेती है। बात समझ में आई। ठीक, तो मेजरमेंट वो किस चीज का करती है, एन का। कोई भी वेइंग मशीन आपको जो वेट आपका बताती है वो क्या मेजर करके बताती है, इसको या इसको, इसको। बात समझ में आई। तो आप जरा यहां पर चेक करिए, अगर इस कंडीशन में यहां पर वो एक वेइंग मशीन नीचे रख ले तो उसका वेट निकल के क्या आएगा, वेट मतलब नॉर्मल रिएक्शन। वो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कितना आएगा बेटा, दैट विल बी mg माइनस, क्या ये बात समझ में आई। यहां पर अगर मैं आपसे इस कंडीशन में आपसे बोलूं कि उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, अब दैट विल बी mg प्लस ma। तो इस कंडीशन में उसका वेट ज्यादा निकल करके आएगा और इस कंडीशन में वेट कम निकल करके आएगा, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस की फीलिंग। ठीक, तो एक अजीब सी हड़बड़ाहट टाइप की इसमें फील होता है जब आप किसी लिफ्ट में हो। अब फील करिएगा लिफ्ट में जब आप जाते हो अंदर और लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही हो, तो एक अजीब सा थोड़ा एक फीलिंग आता है जब तक वो एक्सेलरेट या डिसेलरेट हो रही होती है तब। क्लियर है, बोलो भाई। अब अगर यही लिफ्ट यहां पर, यही जो लिफ्ट है, अगर मान लो इसके ऊपर वाला जो तार है उसी तार की वजह से ऊपर नीचे जाती है, अगर वो वायर टूट जाए तो क्या होगा। मान लीजिए ये लिफ्ट है और ये वो पर्सन है, और जिस तार से आपने जोड़ रखा था वो तार जो है वो टूट गया। अब ये फ्रीली गिरेगी नीचे, जब ये फ्रीली नीचे गिरेगी तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन अब कितना होगा, जी के बराबर। ठीक, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, जी के बराबर। तो अब फोर्सेस कौन कौन से हैं बेटा, पहला mg, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा स्यूडो फोर्स। और अब स्यूडो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो यही mg वाला फोर्स इस बार ऊपर लग जाएगा। तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर वो वेइंग मशीन मेजर करेगी वो कितना होगा, दैट विल बी mg माइनस mg। सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर। तो इसका मतलब इस बार वो फुल्ली वेटलेसनेस को फील करेगा। तो इस टाइप का, इस वैरायटी पर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ दिए जाते हैं जिसमें किसी लिफ्ट में ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे मूव करा रहे होंगे हम लोग। क्लियर। या सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम कार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई कार या बस है जो कि हम लोग आगे की तरफ मान लो मूव करा रहे हैं, तो इसके अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, मान लीजिए इस कार का एक्सेलरेशन है a0, तो उस ऑब्जेक्ट पर, जो भी ऑब्जेक्ट अंदर रखा होगा उस पर एक फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि ये कार विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कैसी है, एक्सेलरेटेड। अगर कार एक्सेलरेटेड है तो उसके अंदर रखे हुए हर ऑब्जेक्ट पर, उसके अंदर बैठे हुए हर पर्सन पर या हर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, एंड दैट विल बी ma0। इज दिस क्लियर। जिसमें m किसका है, उस ऑब्जेक्ट का। ठीक, बस का हो सकता है कैपिटल M अलग दिया जाए, उससे हमें नहीं मतलब है। बस का मास तो बहुत ज्यादा होगा, उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन एक्सेलरेशन चाहिए बस का, और मास किसका होगा, पर्सन का या ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो इसी वजह से कई बार फ्लूइड वाला जो एक चैप्टर अभी 11th में आप आगे पढ़ोगे, तो बोर्ड लेवल पर तो उसमें ज्यादा नहीं टफ उसको करते हैं, लेकिन अगर हम लोग
सेम चीज को थोड़ा जेई नीट के लेवल पर लेकर जाएं तो फिर वहां पर नया कॉन्सेप्ट आने लगता है कि अगर इस कंटेनर को राइट साइड में हम लोग मूव करा दें विद एक्सेलरेशन ए नॉट, तो आप बताइए इसके अंदर का जो लिक्विड है वो किधर जाएगा? लेफ्ट साइड में, क्योंकि उस सारे लिक्विड के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो ये लिक्विड, अब देखो लिक्विड कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि ऐसे ही पूरा का पूरा खिसक जाएगा, तो ये लिक्विड इधर की तरफ इट विल ट्राई टू रेस, तो ये कुछ इस तरीके का शेप बना लेगा, इधर कम हो जाएगा और इधर से वो इधर की तरफ बढ़ जाएगा। बात कुछ समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया स्यूडो फोर्स का। अब तो ये पॉइंट क्लियर है ना? बाकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में है, उस सर्कुलर मोशन वाले ऑब्जेक्ट पर तो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, लेकिन उसके अंदर जो बैठा होगा उस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो वो फोर्स भी आपका वही स्यूडो फोर्स है। क्लियर है? बाकी हम लोग पिछली क्लास में कुछ खास, देखो मैं पढ़ा नहीं पाया था पिछली क्लास में आप लोगों को, तो आज मैं उसकी बात करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इक्विलिब्रियम कंडीशन का, तो वो चीज को मैं एक बार आप लोगों को पूरा डिटेल में फिर से बता रहा हूं। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो वो ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है उसी में अगर वो बना रहे, उसी में वो पड़ा रहे, तो वो कंडीशन उसकी क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे अगर ये बैग रखा हुआ है, ये बैग ऐसे ही रखा रहे, तो दैट बैग इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का सिंपल मतलब है रेजिस्टेंस इन एनी टाइप ऑफ चेंज। क्लियर? किसी भी तरह का चेंज अगर सिस्टम में ना हो तो वो सिस्टम किसमें होता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपका दो तरीके का होता है। सबसे पहला मैंने बताया होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है डायनेमिक या काइनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम दोनों ही कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बना रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपना यूनिफॉर्म मोशन में बना रहेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, देखो यूनिफॉर्म मतलब स्पीड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, ठीक, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो दैट विल बी एक्सेलरेटेड, और अगर वो एक्सेलरेटेड है तो फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब चाहे स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो या डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो, दोनों में एक नेसेसरी कंडीशन है, और वो ये है कि सारे फोर्सेस का सम कितना होना चाहिए? जीरो। देखो अगर मैं ये चाहता हूं ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और रेस्ट पर ही बना रहे, तो जरा सोचिएगा, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली था रेस्ट पर, और हम चाहते हैं ये रेस्ट पर था और रेस्ट पर ही बना रहे, तो इसका मतलब मैं ये चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में ना जाए, बोलो भाई, ये वाई में भी ना जाए और ये जेड में भी ना जाए। अगर ये तीनों में नहीं जाएगा तो बोलो अपनी जगह पे रहेगा। सही है? तो एक्स डायरेक्शन में ना जाए इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ना हो, वाई डायरेक्शन में ना जाए मतलब वाई में फोर्स ना हो, और जेड में भी फोर्स नहीं होगा तो जेड में भी नहीं जाएगा। सही है? इसके साथ साथ अपनी ही जगह पर रहते हुए ऑब्जेक्ट एक मोशन और कर सकता है, एंड दैट मोशन इज सर्कुलर मोशन। अपनी ही जगह पर, देखो पंखा अपनी जगह पे, ना एक्स में जा रहा है, ना वाई में, ना जेड में, अपनी ही जगह पर रहते हुए भी आप एक काम यहीं पे बैठे बैठे कर सकते हैं, और वो है सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। तो कहने का मतलब रोटेशनल मोशन भी ये ना करे तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन और होती है कि भाई रोटेशनल मोशन के कारण को ढूंढो। तो पता चला रोटेशनल मोशन होता है टॉर्क की वजह से। किसकी वजह से? टॉर्क की वजह से। टॉर्क के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, यानी कि टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स दैट शुड बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? फोर्स। ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन कौन प्रोवाइड करता है? फोर्स। लेकिन टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो टॉर्क इज बेसिकली रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। किसी भी फोर्स की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होने लगे तो रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कौन करता है? टॉर्क। देखो फोर्स क्या होता है ये आप सबको पता है, F बराबर ma होता है, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ आप पढ़ चुके हो। ठीक,
टॉर्क के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं थे आप लोग? सबको पता है ना टॉर्क के बारे में, मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये दरवाजा हमें ओपन करना है तो उसके लिए हमको देखो एक एंड पर एक हैंडल लगा है जिसको खींचना पड़ेगा। जब आप हैंडल को खींचोगे तो आपने क्या लगाया? फोर्स। भाई एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। अगर कोई फोर्स किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर लग रहा हो जो ऑब्जेक्ट किसी एक लाइन पर फिक्स हो या किसी एक पॉइंट पर फिक्स हो। अब देखना, एक एग्जांपल है दरवाजा या खिड़की जो कि एक लाइन के अबाउट फिक्स होता है, बोलो दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? और एक होता है कोई भी कैलेंडर जो किसी कील पर टंगा हो, सो दैट कील इज पॉइंट ऑफ रोटेशन। वो कैलेंडर अगर हवा की वजह से ऐसे ऐसे करेगा तो किस पॉइंट के अबाउट? जहां पर आपने उसको टांगा है उसी के अबाउट घूमता हमेशा। कभी भी देख लेना, सबके घर में अगर कैलेंडर कहीं भी टंगा होगा तो घूम घूम के ऐसे ऐसे उसने निशान बना लिया होगा। ठीक, तो किस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है? उस कील के अबाउट। लेकिन दरवाजा किस पॉइंट के अबाउट घूमता है? अबाउट दैट लाइन ऑफ एक्सेस, अबाउट दैट फिक्स्ड लाइन। क्लियर है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये हर तरफ से फ्री है, इसको मैं कहीं से बाउंड ना करूं और इस पर मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं तो किधर जाएगा? ऊपर। नीचे की तरफ लगाऊं नीचे, उधर की तरफ लगाए तो उधर जाएगा, और मेरी तरफ धक्का दो तो मेरी तरफ आएगा। सही है? ये फ्री ऑब्जेक्ट का सिचुएशन है। तो किसी भी फ्री ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो लीनियर मोशन में जाता है। सही है? लेकिन अगर इसी का एक पॉइंट मैं फिक्स कर दूं, ये वाला, इसको मैंने यहां से पकड़ लिया, अब बेटा अगर तुम इस पर नीचे फोर्स लगाओगे, या मान लो इसको हमने ऐसे पकड़ लिया, यहां पर ये फिक्स है, अब मैं इस पर नीचे फोर्स लगाऊंगा तो ये कैसे जा रहा है? इट इज ट्राइंग, क्या ये नीचे जा रहा है? इट इज ट्राइंग टू, अब पूरा घूमेगा नहीं घूमेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन घूमने की कोशिश करेगा। बोलो, अगर मैं ऐसा फोर्स लगाऊंगा इट विल ट्राई टू रोटेट। सही है? तो फोर्स ऑब्जेक्ट में अगर ट्रांसलेशनल मोशन क्रिएट कर सकता है तो फोर्स कैन क्रिएट रोटेशनल मोशन ऑल्सो। ठीक, और फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कौन करता है? टॉर्क। तो अगर वो टॉर्क भी जीरो हो जाए तो अब ये पंखा घूमेगा भी नहीं, घूमना भी बंद। तो अगर वो घूम भी नहीं रहा है और वो ट्रांसलेशनल मोशन में भी नहीं है तो क्या ये पंखा एकदम बंद कंडीशन में, जैसे बंद रहता है ना, तो एकदम वही कंडीशन इस बैग की हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की हो जाएगी। क्लियर? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर टोटली इक्विलिब्रियम में लाना है तो हमें दो कंडीशन लगानी पड़ेंगी। एक तो सारे फोर्सेस हर डायरेक्शन में जीरो हो, एक्स में, वाई में, जेड में, नेट फोर्स कितना हो? जीरो। और साथ ही साथ टॉर्क को भी हम क्या कर देंगे? जीरो। दोनों जीरो हो गए तो फिर वो ऑब्जेक्ट टोटली किसमें आएगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट पे था तो रेस्ट पे बना रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में था तो यूनिफॉर्म मोशन में बना रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट मैंने इसमें आप लोगों को और पहले पढ़ाया था, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, अब फ्री बॉडी डायग्राम पर बेस्ड जरा हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि एक कोई ये मान लीजिए सीलिंग है और उस सीलिंग से हमने दो रस्सियां बांधी, एक रस्सी ये है, एक रस्सी ये है, और इस रस्सी पर यहां पर हम लोग एक कोई ऑब्जेक्ट को लटका रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट का वेट मान लीजिए 20 न्यूटन, इट्स वेट इज 20 न्यूटन, और ये मान लो कोई पॉइंट O है, ये A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 90 डिग्री। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमसे कहा जा रहा है अगर इसका वेट 20 न्यूटन है और हमने इस सिस्टम को, मतलब इस ऑब्जेक्ट को ऐसे दो रस्सियों के सहारे टांग दिया है, तो आपको ये बताना है टेल मी टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। रस्सियों में पहली बात तो बताओ टेंशन आएगी कि नहीं आएगी? अच्छी खासी रस्सी रखी थी, अब तुम ले आए, तुमने ऐसे बांधा और एक ऑब्जेक्ट भी लटका दिया, तो रस्सी पे टेंशन आ जाएगा। वही टेंशन अपने को निकालना है। टेंशन कैसा फोर्स होता है? इंटरनल, रस्सी के अंदर की बात है, लेकिन वो हमको एक एक करके पता करना होगा कि दोनों रस्सियों में आखिर कितना टेंशन लग रहा है। ठीक, तो उस टेंशन के बारे में अगर पता करना है तो पूरे डायग्राम में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हमें सबके टेंशन के बारे में बता सकता है? एक ही पॉइंट है, यही है बॉलीवुड का वो करण जौहर जो सबके बारे में बात कर सकता है। ठीक, यही है जो इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। भाई जैसे बॉलीवुड में भी है ना करण जौहर,
उसको सबके बारे में पता रहता है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ गया, कैसा हुआ। वो एक शो लेके आता है ना, कॉफी पिलाता है कोने में, तो कॉफी विद करण, तो उसमें तो वही चीज यहां पर भी है भाई साहब। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट आपको डायग्राम में ढूंढना पड़ेगा जिससे सब कनेक्टेड, अब तो हम उसकी बात कर पाएंगे। सो वी आर नाउ मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पॉइंट। अब जरा चेक करना बेटा, एक रस्सी ये है OA, अगर मैं O पॉइंट से कहूं कि यार इस वाली रस्सी का टेंशन तुम ले लो, तो क्या वो O पॉइंट ले लेगा? टेंशन हर आदमी क्या जाता है हमसे, तो ये पॉइंट भी यही जाता है, टेंशन भैया हमसे दूर ले जाओ, हम तो नहीं ले पाएंगे। तो ये हो गया टेंशन ऑफ स्ट्रिंग AO, सही है, या T1 मान लो सिंपल। इसका जो टेंशन होगा दैट विल बी टेंशन BO, सही है। इधर भी टेंशन होगा भाई, अगर मैं इसका भी कुछ नाम लिख दूं, मान लो ये C पॉइंट है, तो इट इज टेंशन CO या OC, या T1 T2 T3, क्लियर है। सिमिलरली अब जरा चेक करिएगा, अगर इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बने, वैसे तो हमको फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाना चाहिए था, मतलब ये इसी O पॉइंट को हम यहां बनाते, एक इधर और एक इधर, ऐसा हम दिखाते, ये एग्जैक्ट होता है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, इसका भी मैं आपसे कहूं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो कायदे से आपको इसको भी अलग से बनाना चाहिए, कि जब आप इसी ब्लॉक को अलग लाओगे तो बोलो इसका वेट किधर दिखाओगे, डाउनवर्ड्स 20 न्यूटन। और अगर इस ब्लॉक से कहोगे भाई साहब टेंशन ले लो, तो क्या बोलेगा, नहीं हमसे दूर ले जाओ, तो ये टेंशन कितना होगा, TCO, ऊपर की तरफ। टेंशन कोई लेना नहीं चाहता, ना O पॉइंट लेना चाहता है और ना ही ये ब्लॉक, क्लियर है। तो ब्लॉक ने कहा टेंशन हमसे दूर ले जाओ, पॉइंट ने भी कहा टेंशन हमसे दूर ले जाओ, तो इस तरीके का फ्री बॉडी डायग्राम बना। क्या ये बात समझ में आई? फ्री बॉडी डायग्राम, बोलो भाई, ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम कायदे से आप लोग अलग अलग बनाइएगा, इस पॉइंट का अलग, इसका अलग। लेकिन अगर कभी किसी सिचुएशन में तुमने ऐसा भी बना दिया तो उसको टीचर काटेगा नहीं, वो भी मान लेगा, क्योंकि बार बार हर एक डायग्राम में सब चीज अलग बनाओ, पहले डायग्राम अलग बनाओ फिर फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाओ, तो ऐसा फालतू टाइम वेस्ट होता है, इसलिए कई बार हम लोग नहीं करते। इवन बुक्स में भी कुछ क्वेश्चंस में ऐसे ही बना के दे देते हैं, सीधे ही आपको किताबों में भी मिल जाए, ठीक। बाकी आइडियली क्या होना चाहिए, इट शुड बी सेपरेट। लेकिन ठीक है, फिलहाल अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, अब एक चीज मुझे बताओ, अगर आपने रस्सी से ऐसे बांध बांध के टांग दिया तो टंगा रहेगा, ठीक है ना। अगर ये टंगा हुआ है, इसका मतलब ये किस सिचुएशन में है, इक्विलिब्रियम में। और अगर बेटा इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। अब इस ब्लॉक की बात करो, इस ब्लॉक पर कितने फोर्सेस है, ये सब भूल जाओ। ब्लॉक पर सिर्फ कितने फोर्सेस हैं, 2, एक नीचे और एक ऊपर, सही है। नॉर्मल रिएक्शन यहां देने वाला कोई नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन कब मिलता है, जब नीचे क्या हो, फ्लोर सरफेस है नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन का बवाल नहीं है। तो आप इसको सीधे सीधे देख के मुझे बताओ, अगर मैं वाई डायरेक्शन के फोर्स को 0 कर दूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, टेंशन इन CO -20 इज इक्वल टू 0? बोलो भाई, तो क्या इस वाली रस्सी का टेंशन हमें पता चल गया? सो दैट वैल्यू ऑफ टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज 20 न्यूटन। और इसमें एक ही बात का टेंशन था कि हमें 20 न्यूटन वाले ऑब्जेक्ट को झेलना है। बोलो यार, जिसको पकड़ के हम लटके हैं उसका टेंशन हम नहीं लेंगे, उसका टेंशन वो ले। बोलो यार, हमारा पैर पकड़ के अगर कोई लटक जाएगा तो हमको उस बात की टेंशन है कि इसको झेलना पड़ेगा। बोलो भाई, और जो ऊपर वाले हैं, जो O पॉइंट है, उसको टेंशन इस बात का है कि उसको इनको झेलना है, क्लियर है, नीचे ये लटके हुए हैं। तो अब O पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। फिलहाल ये चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक। O पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं आपको यहां पे सेपरेट चलो दिखाई दूं अगर, तो O पॉइंट में देखो एक फोर्स इधर है, इट इज TAO, एक फोर्स बेटा इधर है, इट इज TBO, और एक फोर्स इधर की तरफ है जो कि हमें पता चल गया है कितने का है, 20 न्यूटन का, क्लियर। अब वहां पर इस पॉइंट पर हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन 0, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन 0, नेट टॉर्क 0। टॉर्क वॉर की यहां बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, जो तीनों फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, वो पॉइंट O पर ही लगा रहे हो। जिस पॉइंट के अबाउट घूमने के कुछ चांस थे, अगर उसी पर आप फोर्स लगा दो तो टॉर्क कितना होता है, 0। जैसे अगर ये हैंडल में यहां की बजाय सीधे वहीं लगा दूं
तो क्या ये कभी घूमेगा? कभी, चाहे जितना फोर्स लगा लेना, फिर ये कभी भी घूमने वाला नहीं है। इसका मतलब अगर फोर्स उसी पॉइंट पर लग जाए या उसी लाइन पर लग जाए जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट घूम सकता था, तो फिर टॉर्क कितना होगा? तो टॉर्क का यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, टॉर्क तो है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक, टॉर्क की बात हम लोग मेनली करेंगे, अभी आगे एक चैप्टर आएगा आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, वहां पर टॉर्क की बात करेंगे, जहां रोटेशनल मोशन डिटेल में डेप्थ में बात करेंगे वहां पर। फिलहाल इस चैप्टर में आपसे टॉर्क की कोई खास बात आपसे नहीं किया जाएगा, बार बार फोर्स को जीरो करना है बस। क्लियर? अब इस पॉइंट पर हमको फोर्स जीरो करना है, तो बेटा पहले तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स हो, बोलो भाई, पहले तो एक्स डायरेक्शन ही पता हो। यहां डायग्राम में तो अभी फिलहाल एक्स डायरेक्शन ही नहीं है, सही है? तो हमने यहां पे क्या बनाया? एक एक्स डायरेक्शन, सबसे पहले हमने एक बनाया यहां पे एक्स डायरेक्शन, और एक हमने बनाया यहां पर वाई डायरेक्शन, ताकि जब एक्स वाई होगा तब तो हम फोर्सेस वोर्सेस देखेंगे ना एक्स वाई में। अब हमारे पास देखो वही वेक्टर वाला काम है, और वो काम ये है कि हमें इसके करने हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट बेटा कैसा होगा, इसीलिए हम कहते हैं यहीं पे कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाकी सारा डेटा तो इसी में है। क्लियर है? अब जरा आप चेक करिएगा, अगर ये 30 है, अगर ये 30 है, ठीक है, ये वाली लाइन अगर मैं ऐसे बढ़ा रहा हूं, तो ये एंगल बेटा कितना होगा? कितना होगा ये? हाँ भाई, अब बताओ, अगर ये 30 है, ये 90 दिख रहा है, तो ये कितना है भाई? सही है? जब भी कभी आपको एफबीडी बनाना हो, ये सब इक्वेशंस बनानी हो, सबसे पहला काम क्या करेंगे? वी विल मेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आधे से ज्यादा काम अपने आप सब दिखना शुरू हो जाएगा जहां आपने ये बनाया। ठीक, क्योंकि एंगल चाहिए होते हैं कंपोनेंट करने के लिए भाई साहब। तो ये अगर 60 है, तो फिर ये वाला कितना होगा? 30। ठीक, तो यहां पर चेक करिए, अगर ये 60 हो गया तो ये वाला होगा 30, और वैसे भी 90 था ना, ये पूरा 90 था ना, तो अगर एक 60 है तो दूसरा 30 होना ही चाहिए। अब आइए इसके हम लोग कंपोनेंट्स करते हैं भाई। तो बताओ जरा, ये TBO है, ये 60 है, तो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? TBO cos 60, और इधर कितना होगा? sin 60। सिमिलरली ये TAO है और ये 30 है, तो इधर क्या होगा? cos 30, और इधर। अब एक चीज बताइए, अगर नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? इफ नेट फोर्स इन x डायरेक्शन is 0, then it means what? Force in right side is equal to force in left side. So TBO sin 60 कितना होता है भाई? सही है? is equal to TAO sin 30, यानी कि 1/2। ये कैंसिल होगा, तो TAO की वैल्यू कितनी आई? √3 TBO के बराबर। Let us suppose this is our equation 1. Clear? Similarly बेटा y डायरेक्शन के फोर्सेस को जीरो करो, सिग्मा Fy को भी मैं जीरो करूंगा, तो y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं? TAO cos 30 कितना होता है? √3/2 प्लस TBO cos 60 कितना होता है भाई? 1/2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? सो दैट इज आवर इक्वेशन नंबर। अब देखो, दो इक्वेशन है और दो ही अननोन्स है। पहला अननोन ये है T1, दूसरा T2, या TAO और TBO, यही दो अननोन्स है। तो आपको सिर्फ क्या करना है? एलिमिनेट। TAO की वैल्यू पता है, तो उसको उठा के यहां रख दो। जैसे ही रखोगे, बोलो क्या आएगा? √3 TBO इंटू √3/2 प्लस TBO/2 इज इक्वल टू 20। क्लियर है? क्या ये √3 3 बन जाएगा? 3/2 प्लस 1/2 यानी 2। बोलो यार, तो TBO की वैल्यू कितनी आई? कितनी आई? 10 न्यूटन। इज दिस क्लियर?
10 न्यूटन अगर TBO है तो TAO कितना होगा? तो TAO is 10√3, so that is 10√3 न्यूटन्स। कोई डाउट हो तो बताइए। तो इस तरह का देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर हो सकता है किसी को कठिन लग रहा हो, लेकिन ये सिंपलेस्ट कैटेगरी है इस तरह का, ठीक है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है जहां पर दो रस्सियां हैं, केवल दोनों के टेंशन को हमें कैलकुलेट करके निकालना है। सेम इसी चीज को करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम और होता है जिसको बोलते हैं लामीज थ्योरम। वी हैव अ थ्योरम नेम्ड लामीज थ्योरम। ये पढ़ाया गया आप लोगों को क्या, लामीज थ्योरम? लामीज थ्योरम का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक पॉइंट पर तीन फोर्सेस लगे, F1, F2 एंड लेट अस सपोज F3, किसी एक पॉइंट पर तीन फोर्सेस लगे हो, न तीन से ज्यादा न तीन से कम, और ये पॉइंट अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। पॉइंट किस कंडीशन में है? पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ऐसे में हम लोग लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या हो गई? इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कितने फोर्सेस होने चाहिए? तीन, केवल और केवल तीन, न तीन से ज्यादा न तीन से कम। तीन फोर्सेस हो, पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो, तो यू कैन अप्लाई लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम में F1 के अपोजिट वाला ये जो एंगल है, यानी कि F1 के अलावा जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का जो एंगल है वो लेट अस सपोज θ1 है। F1 के अपोजिट θ1, F2 के अपोजिट वाला एंगल θ2 और F3 के अपोजिट वाला θ3। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम F1 अपॉन साइन θ1 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन θ। मतलब इस थ्योरम का आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ तीन फोर्सेस दिखाई पड़े और वो इक्विलिब्रियम में। कुछ बात समझ में आई? डायरेक्ट यू कैन अप्लाई F1 अपॉन साइन θ1, F2 अपॉन साइन θ2, F3 अपॉन साइन θ3। ट्रायंगल में साइन रूल आप लोगों ने पढ़ लिया है क्या ट्रिग्नोमेट्री में? साइन रूल नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं इसका डेरिवेशन आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसके डेरिवेशन में साइन रूल का यूज होता है और साइन रूल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, सेम ऐसा ही होता है। किसी भी ट्रायंगल ABC में अगर कोई ट्रायंगल ये है, मान लीजिए ABC, तो साइन रूल कहता है साइड BC अपॉन उसके अपोजिट वाले एंगल का साइन, BC बाई साइन A बराबर होगा AC बाई साइन B बराबर AB। क्या ये बात समझ में आई? ये सीधे सीधे यही ट्रायंगल का रूल है, साइन रूल, ठीक है। और यही ट्रायंगल का साइन रूल यूज करके हम लोग वो लामीज थ्योरम लाते हैं। लेकिन क्योंकि आपने साइन रूल ही नहीं पढ़ा है अभी, तो जाने दो, जब आप कभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे या जब मैं कभी आगे रिवीजन करा रहा हूँ, चाहे 11th में चाहे 12th में, तब मैं आपको ये डेरिवेशन कभी ना कभी जरूर बता दूंगा, जब आप एक बार पढ़ लेंगे तब। है कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल यही रूल लगेगा और सिर्फ दो लाइन का और है बस। बात समझ में आई? तो फिलहाल डेरिवेशन आप छोड़ दीजिएगा। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला if there are three forces acting at a point and the point is in equilibrium condition। क्लियर है? ठीक। अब सेम क्वेश्चन को जो आपने पीछे अभी देखा था, अगर इसी क्वेश्चन को जरा चेक करिए, मैं थोड़ा सा घुमा के रख दूं। इस बार रस्सियों को देखो इस तरीके से कुछ बांधा गया, ये W ऑब्जेक्ट का वेट है, ये वाला एंगल है फॉर एग्जांपल अल्फा और ये वाला एंगल है बीटा, और इस तरीके से आपको दे दिया गया और आपसे कह रहे हैं बताओ दोनों रस्सियों में टेंशन कितना है, दोनों रस्सियों में टेंशन कितना है। तो जरा सबसे पहले चेक करिए
क्या ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है? यस भाई, यही पॉइंट यहां ना हो गया यहां था, और क्या डिफरेंस है भाई? हमें जो चीज हमें वहां से और यहां से बांधना था उसकी जगह हमने इस दीवार से टांग दिया बस। तो ये कुछ अलग नहीं हुआ, क्वेश्चन इज स्टिल सेम, ठीक। बट दिस टाइम देखो दो मेथड्स हैं, वो वाला भी मेथड है और ये वाला भी मेथड है। तो अभी हम लोग इसको जो है लामीज थ्योरम से करने चल रहे हैं, ठीक है। लामीज थ्योरम से जब हम करेंगे तो हमको इसमें बहुत ज्यादा एफबीडी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये कहेंगे भाई इस वाली रस्सी में टेंशन कितना है T1, इसमें कितना है T2। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, हमको चाहिए इधर वाली रस्सी में तो टेंशन हमें पता ही है W के बराबर, सही है। इसमें W, इसमें T1 और इसमें T2, यही T1 T2 निकालना है। तो हम लोग सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, T1 अपॉन ये वाला एंगल। भाई फॉर्मूला क्या है, थ्योरम क्या है, फोर्स अपॉन उसके वाले एंगल का साइन। बोलो, F1 अपॉन उसके अपोजिट वाले एंगल का साइन। तो यही वहां भी करेंगे हम भाई, T1 बाई साइन ऑफ। अब अपोजिट एंगल जरा चेक करो, T1 के अपोजिट एंगल क्या ये है? बस ये एंगल पता करने के लिए हमको वो वाला काम तो करना ही पड़ेगा कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, क्योंकि बिना इसके वो एंगल एनालाइज नहीं होता ऐसा। अब आप मुझे बताओ दिमाग लगा के, जितना तुमने बचपन से अभी तक ज्योमेट्री वगैरह सब पढ़ा होगा वो सब यूज हो सकता है अब किसी भी क्वेश्चन में, ठीक। अब आपको देखना है कि अगर ये अल्फा है वो बीटा है तो आखिर वो बाकी एंगल कितना होगा। तो आप मुझे बताओ यहां मैं क्या दिमाग लगा सकता हूं, मेरे को ये एंगल चाहिए बस। देखो ये तो मुझे दिख रहा है 90 है, सिंपल भाई। ये एंगल कितना है, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। तो इसका मतलब दिस इज T1 अपॉन साइन 90 प्लस, सही है, बराबर T2 अपॉन, अब T2 के अपोजिट वाला एंगल बोलो ये हमें फिर से दिख रहा है 90। अब ये कितना है, दिस इज 90 माइनस अल्फा। मतलब दिमाग से करना, ये नहीं कि जैसा उसमें वही इसमें भी हमने झेल दिया। तो ये एंगल कितना हुआ बेटा, दिस इज 180 माइनस इज इक्वल टू W बाई साइन, W बाई साइन। भाई ये अल्फा है तो बोलो ये अल्फा है, और ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा। तो टोटल एंगल कितना हुआ, इट इज 90 माइनस अल्फा प्लस। क्या ये बात समझ में आई, पक्की बात। एक लाइन में हमारा सब सॉल्व हो चुका है। अब हमें सिर्फ T1 और T2 की वैल्यू चाहिए। अगर मैं पहला और तीसरा वाला पार्ट कंसीडर करूं तो T1 की वैल्यू चेक करिएगा, इट विल बी W, ये जाएगा उधर, बोलो यार। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ASTC पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, और बोलो साइन कन्वर्ट किसमें होता है, कॉस में। तो ये बनेगा W कॉस बीटा डिवाइडेड बाई ये, और साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा। तो दैट इज कॉस। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है। अगला देखो T2 कितना आया, T2 कितना आएगा भाई बताओ जरा, T2 कितना आएगा, W, इसको उधर भेजो, साइन 180 माइनस थीटा है इस बार। 180 माइनस थीटा भी किस में जाएगा, सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा, पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि ये 180 माइनस है इसलिए साइन साइन ही रहेगा। बोलो यार, 90 और 270 में चेंज होता है, 180 और 360 में चेंज। तो ये बनेगा W साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस। क्या ये बात समझ में आई,
तो हमारा सीधे सीधे आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में लामीज थ्योरम को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कब यूज करेंगे? जब हमें सिर्फ और सिर्फ 3 फोर्सेस किसी एक पॉइंट पर लगे दिखाई पड़ेंगे तब। ठीक, फिर हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पुली। पुली का काम क्या होता है? सबसे पहली बात ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करना, और दूसरा काम है किसी एक फोर्स की इनफैक्ट डायरेक्शन को चेंज करना। ये काम होता है किसी भी पुली का। पुली जो होता है वो इस तरीके का होगा, कुएं में आपने देखा होगा, कुआं देखा कभी? तो अगर एक ऑब्जेक्ट इधर लटका हुआ है और उसको मैं, ये मान लो बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, उसको मैं इधर से खींच रहा हूं, तो मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसा, और ऑब्जेक्ट ऐसा उठ रहा है, मतलब फोर्स वो ऐसा बन रहा है, जबकि हम इधर की तरफ खींच रहे हैं। तो इसने क्या किया, इस पुली ने हमारे अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स मैंने लगाया ऐसे खींचने में, उसने उसको कन्वर्ट बाल्टी के लिए ऐसे कर दिया। समझ में आ रही है? तो पुली का काम क्या है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्लियर? सेम उसी बाल्टी को अगर मैं ऐसे लटका दूं और ऐसे ऐसे खींचे, तो उसमें 2 नुकसान होते हैं। पहला, हो सकता है हम खुद ही चले जाए नीचे खींचते खींचते, और दूसरा, हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है जब डायरेक्टली आप कुएं से खींचते हो तो पानी। आप लोगों ने खींचा तो नहीं होगा किसी ने, है ना? तो कोई बात नहीं, अब हाइपोथेटिकली आप फिर फील करो इस चीज को कि ऐसे आप खींचोगे तो ताकत ज्यादा लगेगी, अगर वही रस्सी ऐसे किसी पुली के थ्रू आती है तो आपको जो ताकत है वो कम लगानी पड़ती है। तो यहां पर इस पर बेस्ड अगर हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं तो जरा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इसके आते हैं। मान लीजिए एक m1 मास लटका है और एक m2 मास लटका हुआ है। पुली जो होता है ना, पुली का मास बेटा हम लोग 0 मानते हैं। वी डोंट कंसीडर द मास ऑफ पुली, सो वी कंसीडर द पुली इज मासलेस। पुली कैसी है? मासलेस। पहले आइडियल चीज सिखाई जाती है, जब आइडियल समझ में आ जाता है तो फिर हम धीरे धीरे रियल की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक, वैसे आप सबको पता है रियलिटी में कोई भी पुली मासलेस नहीं हो सकती, बट अगर हम अभी सारे बवाल ला देंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएंगी चीजें। ठीक है ना? मासलेस इसलिए मान लिया ताकि जो पुली घूम रही है उसके रोटेशनल मोशन को हम क्या कर दें? नेग्लेक्ट। जब मास ही नहीं है तो फिर घूम भी नहीं रहा, बात खत्म हो गई। बात समझ में आई? तो हम लोग ने अभी पुली को कैसा माना? मासलेस। ठीक, अब यहां पर आप जरा चेक करिएगा, इसका वेट किधर लगेगा? इधर लगेगा। वेट हमेशा किधर लगता है? सामने। अगर एक रस्सी के थ्रू आपने बांधा है, अगर रस्सी सेम है तो पूरी रस्सी में टेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। तो रस्सी में जो टेंशन है दैट इज टी। क्लियर? वेट लगा दोनों का नीचे, रस्सी सेम है तो रस्सी का टेंशन भी सेम है, तो दोनों में टी टेंशन दोनों तरफ है। पिछले क्वेश्चंस में याद करो रस्सियां अलग अलग थी। एक रस्सी इधर से लाए थे यहां बांधा, एक रस्सी उधर से लाए थे यहां बांधा, और एक तीसरी रस्सी जो है हमने लटका दिया। इसका मतलब वहां पे 3 अलग अलग रस्सियां थी, तो तीनों का टेंशन भी अलग अलग था। यहां पर एक ही रस्सी है, यहां अलग अलग रस्सी का कोई मतलब नहीं अभी फिलहाल इस डायग्राम में। तो ठीक, तो एक रस्सी इधर से लटकाया, इधर m1 है इधर m2 है। अब जरा सोचो अगर दोनों में से कोई एक भारी हो, लेट अस कंसीडर m1 इज हैविंग मोर मास देन m2। अगर कोई एक भारी है तो बोलो m1 किधर जाएगा? तो m2 किधर जाएगा? अगर m1 1 मीटर नीचे जाएगा तो m2 1 मीटर ऊपर जाएगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a होगा। सही है? इमेजिन करो इधर की तरफ 10 kg का मास है, नहीं इधर की तरफ 10 kg का मास है और इधर 8 kg या 6 kg का मास है। चलो इधर 10 है और इधर 6 है, जैसे ही छोड़ोगे बोलो 10 वाला नीचे जाएगा और 6 वाला। सही है ना ये बात? क्लियर? तो क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? नो। इक्विलिब्रियम मतलब अगर मैंने उसको ऐसे रेस्ट पे छोड़ा था तो वो रेस्ट पर ही बना रहे, लेकिन छोड़ते ही अगर एक नीचे गया और एक ऐसे लटक गया ऊपर तो फिर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं। मतलब यहाँ पे नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा। तो हमको ये देखना है अगर 0 नहीं है तो फिर कितना है। तो आइए देखते हैं। अगर ये नीचे जा रहा है
तो m1g बड़ा है या t बड़ा है? अगर ये नीचे जा रहा है तो ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो m1g बड़ा होगा। तो m1g माइनस t दैट इज नेट फोर्स ऑन m1। क्लियर? और किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितने के बराबर होता है? दैट विल बी ma। नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इज F बराबर ma। तो जरा चेक करिए, इसका मास m1 है और इसका एक्सेलरेशन a है। और जरा इधर वाले ऑब्जेक्ट को देखो, ये किधर जा रहा है? इसके लिए इक्वेशन बताओ भाई साहब, दिमाग लगाओ। अगर ये ऊपर जा रहा है तो क्या बड़ा होगा, t या m2g? t। तो बताओ क्या लिखें? दैट इज नेट फोर्स ऑन m2, और नेट फोर्स m2 पर कितना होगा? दैट विल बी m2 इंटू। तो बेटा ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। और आप चेक करिए, हमारे पास दो ही अननोन्स है, पहला रस्सी का टेंशन और दूसरा एक्सेलरेशन। जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है वो आपको गिवन था, और जो येलो से लिखा मैंने वो मैंने अपनी तरफ से लिखा। तो अननोन्स कितने हैं हमारे पास? भाई जी तो पता ही होता है, m1 m2 गिवन है, तो अननोन सिर्फ दो हैं, एक टेंशन और एक एक्सेलरेशन। और अगर दो अननोन है तो हमको भी इक्वेशन कितनी चाहिए? दो। अब इनको सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो जरा चेक करिए, t से t कैंसिल, तो ये बनेगा m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। यहां से बेटा a आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, m1 माइनस m2 टाइम्स g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्या ये बात क्लियर है? सही है। यही एक्सेलरेशन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में मैं रख दूं अगर, तो वहां से टेंशन आ जाएगा। टेंशन जो है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन जरा चेक करिएगा, m2g प्लस m2a के बराबर है। सही है। और इसी में बस मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू रख रहा हूं, सो दैट विल बी m2g प्लस m2a, और a है हमारा m1 माइनस m2 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आएगा m1 प्लस m2, ऊपर क्या आएगा? m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g प्लस m1 m2g माइनस m2 स्क्वायर g। क्या ये बात सही है? ये इससे ये टर्म कैंसिल हुआ, तो बेटा टेंशन की वैल्यू कितनी आई? 2m1 m2 टाइम्स g डिवाइडेड बाई, तो क्या टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों मिल गया। तो ये फार्मूला रटने की कोई खास जरूरत आपको नहीं है, आपको ये बनाना आना चाहिए। ये बोलो आसान है, ये सिंपली आप बना लोगे तो ये तो फिर सॉल्व तो मैथमेटिक्स है, तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। इज दिस क्लियर? तो ये समझ लो ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। अब इसी में बस m1 की जगह लिखूंगा 4 kg, इसकी जगह लिखेंगे 6 kg, बन गया क्वेश्चन। आप भी यहाँ पे m1 की जगह अपना उसकी वैल्यू, m2 की अपनी वैल्यू रखोगे, खट से एक आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो इसमें तो बताइए। ये पुली का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं पुली का, देखिए जरा। जैसे जैसे नंबर ऑफ पुली बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन आपका लेवल बढ़ता जाएगा। ये m1 मास है, ये m2 मास है, और आपने एक रस्सी है, देखो उसी रस्सी के सहारे आपने ऐसे पूरा बांधा है, देखो ध्यान से देखो। क्लियर है? हमको फिर से ये बताना है कि जितनी रस्सियां यहां पर यूज हुई हैं उन सभी का टेंशन क्या है, और जितने ब्लॉक्स हैं उन सबका एक्सेलरेशन क्या है। ठीक, तो सबसे पहली चीज आप जरा चेक करिएगा, अगर ये पूरी रस्सी सेम है तो क्या इसमें टेंशन हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा? तो हमने हर एक पॉइंट पर टेंशन लिया सेम, टी टी टी। क्लियर? ये रस्सी बोलो बदल गई तो इसका टेंशन भी टी डैश,
नीचे वाले ब्लॉक से कहा, उसने कहा हमसे दूर ले जाओ, ऊपर वाली पुलिस से पूछा, उसने कहा हमसे भी दूर ले जाओ। क्लियर? सेम यही चीज की बात आप यहां भी कर सकते हो भाई, इधर भी बना सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में आगे कोई यूज ही नहीं आएगा हमको, हमें पता है, इसलिए हम उसकी बात आपसे नहीं कर रहे। ठीक, ये भी एक रस्सी है, इधर भी चाहो तो टी डबल डैश लिख लो तुम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं आएगा, इसलिए हम उसकी बात आपसे नहीं कर रहे। फिलहाल वेट जो है वो हमेशा किधर लगेगा? डाउनवर्ड। तो इसका M1G डाउनवर्ड और इसका M2G डाउनवर्ड। अब देखो दो वेट है बेटा, दोनों अलग अलग होंगे तो ऑब्वियस है कोई एक नीचे जाएगा तो कोई एक ऊपर जाएगा। ये बात तो कंफर्म है ना कि अगर इसको नीचे खींचेंगे तो ये किधर जाएगा? अब यहां पर जो ये वाला जो पुली है, ये क्योंकि ये पुली अपने सेंटर से लटकाया गया तो ये पुली कैसा हो गया? फिक्स्ड पुली। ये अपनी जगह पर फिक्स है क्योंकि उसको आपने सेंटर से लटकाया है, तो कहां जाएगा? लेकिन ये वाला जो पुली है इसके सेंटर पर ऑब्जेक्ट लटका है, बोलो यार, लेकिन ये रस्सी पे टंगा हुआ है खाली, तो ये पुली कैसा हुआ? इट इज मूवेबल। एक पुली फिक्स है, जो फिक्स है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, और जो मूवेबल है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। क्लियर है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि पुली कैसा है? मास लेस है। वैसे तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, अगर इसका एक्सेलरेशन कुछ है, इसका एक्सेलरेशन कुछ है, तो बोलो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, अलग अलग एक्सेलरेशन ऊपर नीचे का होगा ना, तो नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। लेकिन जब मास ही नहीं है इसके पास तो फोर्स कितना होगा इस पर? जीरो, हमेशा जीरो। तो दैट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन ये मोशन में होगा, मेरे कहने का मतलब है ये मोशन में होगा और ये रेस्ट पर होगा। क्लियर? अब एक चीज मुझे बताओ, क्वेश्चन ये है, इसको अगर मैं 1 मीटर नीचे खींचूंगा तो ये ऊपर जाएगा, ये तो सबको पता है। कितना ऊपर जाएगा? क्या 1 मीटर ऊपर जाएगा, आधा मीटर ऊपर जाएगा, 2 मीटर ऊपर जाएगा, या 4 मीटर ऊपर जाएगा? 1 मीटर अगर मैं इसको नीचे खींचूंगा तो कितना ऊपर जाएगा? कितना जाएगा? कितना? लगाओ दिमाग लगाओ। आधा? तो भाई देखिए, अगर इसको मैं 1 मीटर नीचे में इसको लाता हूं तो ये आधा मीटर ऊपर जाएगा। क्यों आधा मीटर जाएगा? इमेजिन करिए कि हमने इस वाली पुली को, मान लो इस वाली पुली को मान लीजिए हम लोग आधा मीटर केवल ऊपर लाए, ये तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? आधा मीटर। आधा मीटर हो गया। अगर ये पुली आधा मीटर ऊपर आएगा तो बोलो आधा मीटर इधर की रस्सी, आधा मीटर इधर की रस्सी, दोनों फ्री हो गई। अभी कहां जाएगी? तो ये जब आधा मीटर ऊपर जाएगा तो ये कितना नीचे आएगा? 1 मीटर। क्या ये बात समझ में आई? पक्की बात? तो इसका मतलब अगर मैं इसको 1 मीटर नीचे खींचूंगा तो ये आधा मीटर ऊपर जाएगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है, बोलो यार, पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा कोई बवाल नहीं था, जितना इसको नीचे खींचेंगे बोलो उतना ही ये ऊपर जाएगा, तो जितना इसका एक्सेलरेशन उतना इसका एक्सेलरेशन। इस वाले क्वेश्चन में 1 मीटर इसको नीचे खींचो तो ये आधा ऊपर जाता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ पुली। पुली को लगाने से कई बार हमारी मेहनत कम हो जाती है। जिस चीज को खींचने में पता चला 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, उसको मैं केवल 2.5 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच सकता हूं यूजिंग पुली। तो पुलीज का काम यही है, हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्टिंग कराने में पुली बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो फिलहाल इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका कितना होगा? a/2। अब आप लोग केवल इक्वेशंस बता दो हमें। अगर ये नीचे जा रहा है तो बताओ भाई इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? अरे इसको बता दो, बताओ भाई। हाँ, और
इक्वल टू, बेटा अगर ये नीचे जा रहा है ये, तो कौन सा फोर्स बड़ा, ये या ये? ऑब्वियस ये बड़ा। सो m1g माइनस t is equal to net force on m1 and that net force is m1. क्लियर? अब दूसरे के लिए बताओ जरा तुम, ये किधर जा रहा है? ऊपर, तो कौन बड़ा होगा, t डैश या m2g? तो बताओ बेटा इक्वेशन क्या बनेगा? क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? ये वाली पुली किस इक्विलिब्रियम में है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अगर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो बोलो नेट फोर्स कितना है? 0। और अगर नेट फोर्स 0 है तो इस पे फोर्सेस किस किस डायरेक्शन में है? ऊपर और दो फोर्स बोलो ऊपर है, टी टी 2t, और टी डैश नीचे है। तो इसका मतलब टी डैश किसके बराबर है? टी डैश इज इक्वल टू, आप चेक करिए अननोन कितने हमारे पास, कितने अननोन से? 3। कौन कौन? टी ए टी डैश, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्लियर? अब सिर्फ इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है भाई? इसको उठा के इधर रख दो, ठीक, और ऊपर वाली इक्वेशन में करो 2 का मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2m1g माइनस 2t बराबर 2m1a। सही है? और ये t डैश को यहां पे रखो, तो 2t माइनस m2g बराबर m2a बाई, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूंगा तो 2t कैंसिल, क्या बचा? 2m1 माइनस m2 टाइम्स g, दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा जरा, 2m1 प्लस m2 बाई 2 टाइम्स a। क्लियर है? यहां से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। कितना मिलेगा? 2m1 माइनस m2 टाइम्स g डिवाइडेड बाई 2m1 प्लस m2 बाई 2। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे? एलसीएम और ले लेंगे। बोलो यार, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 4m1 माइनस 2m2 ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो ये आ गया फिलहाल मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू। और अगर एक्सेलरेशन पता है तो क्या मैं यहां से टेंशन निकाल सकता हूं? बोलो यार, t बराबर कितना आएगा? m1g माइनस m1a, और a कितना है? 2m1 माइनस m2 अपॉन 2m1 प्लस m2 बाई 2 होल टाइम्स। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यार, सिंप्लीफाई हो जाएगा या हम कर दें? m1g आप सिर्फ कॉमन कर लेना, 1 माइनस बनेगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2m1 प्लस m2 बाई 2 माइनस 2m1 प्लस m2 होल डिवाइडेड बाई 2m1 प्लस m2 बाई, 2m1 से 2m1 कैंसिल, तो t की वैल्यू यहां पर आई m1g टाइम्स, ये बेटा बनेगा 3m2 बाई 2 बनेगा, डिवाइडेड बाई ये आएगा 4m1 प्लस m2, और बोलो 2 से 2, तो ये आ गई टेंशन की वैल्यू। तो ये आ गया टेंशन और ये आ गया एक्सेलरेशन। अब अगर टेंशन पता है तो बोलो टी डैश भी पता है, मल्टीप्लाइड बाई। इज दिस क्लियर? अगली क्लास में लेवल को और उठाया जाएगा जिसमें नंबर ऑफ पुली और बढ़ेंगे। ठीक,